हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे नॉलेज बिला कोचिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए बायोलॉजी विषय का महत्वपूर्ण टॉपिक रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम लेकर उपस्थित हुए हैं, जो सिविल सर्विसेज, वनडे एग्ज़ाम, एसएससी, पटवारी, फॉरेस्ट इत्यादि परीक्षाओं के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इस ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम टॉपिक में हम सबसे पहले अपने एक शब्द पर जाएंगे कि अर्थात ये जो सर्कुलेटरी शब्द है इसका मीन्स होता है परिसंचरण। और परिसंचरण अर्थात हमारे शरीर में चारों ओर जिन पोषक पदार्थों, गैसीय पदार्थों, उत्सर्जी पदार्थों का परिसंचरण होता है उसे ही हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं। क्योंकि परिसंचरण तंत्र हमारा दो प्रकार से बांटा गया है या दो भागों में बांटा गया है, जिसे हम समझने के लिए इसकी डेफिनेशंस को जानेंगे। सबसे पहले कि बहुकोशिकीय जंतुओं के शरीर में विभिन्न पोषक पदार्थों, गैसों तथा उत्सर्जी पदार्थों का जो संवहन होता है वह एक विकसित परिवहन प्रणाली द्वारा होता है, जिसे परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। अर्थात इसकी जो परिभाषा है वो हमारे शरीर से ही मिल जाती है कि जैसे कि हम बहुकोशिकीय जंतु हैं, तो बहुकोशिकीय जंतुओं में या कशेरुकी जंतुओं में जो परिसंचरण तंत्र की प्रक्रिया पाई जाती है उसे हम बंद परिसंचरण तंत्र के नाम से जानते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य जीव जंतु भी होते हैं जिनमें परिसंचरण तंत्र की प्रोसेस होती है, अतः उसे खुला परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। लेकिन पहले प्रकार से पहले हम इसकी डेफिनेशंस को पुनः रिपीट करते हैं कि बहुकोशिकीय जंतुओं के शरीर में विभिन्न पोषक पदार्थों, गैसों, उत्सर्जी पदार्थों का संवहन एक विकसित परिवहन प्रणाली द्वारा होता है, जिसे परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। अतः हम एक ऐसे जीव हैं कि हमारा जो परिसंचरण तंत्र है वह विकसित परिसंचरण प्रणाली के नाम से जाना जाता है, जिसकी खोज का श्रेय सर्वप्रथम विलियम हार्वे साहब को जाता है। अर्थात परिसंचरण तंत्र का एक ये प्रश्न बनता है कि इसकी खोज का श्रेय किसे जाता है, तो परिसंचरण तंत्र की खोज का श्रेय विलियम हार्वे साहब को माना जाता है। इन्होंने इस परिसंचरण तंत्र प्रणाली को मनुष्य में बहुत अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास किया और उसे समझाते समय यह स्पष्ट किया गया कि यह जो परिसंचरण तंत्र होता है हमारा, इसे समझने के लिए हमें इस हार्ट यानी हृदय को विशेष रूप से समझना होगा, क्योंकि यही हमारा मुख्य अंग है जो हमारे चेस्ट में बाएं भाग पर बंद मुट्ठी के आकार का लगभग 300 ग्राम भार वाली एक रचना होती है, जिसे हम हृदय के नाम से जानते हैं। अर्थात इसका जो मुख्य कार्य होता है पंप करना, और किसे पंप करना? रक्त को पंप करना। हमारे शरीर में रक्त के माध्यम से भोज्य पदार्थों का आदान प्रदान होता है, और वह रक्त जो होता है इसी हृदय के माध्यम से प्रेशर से पूरी बॉडी में पंप किया जाता है। जिसके लिए हम इसके प्रकारों को सबसे पहले जाने अगर, तो हृदय से जुड़ी हुई घटना को हम लेकर के देखते हैं कि इसके जो प्रकार हैं वो कितने होंगे? 2 होंगे। अर्थात एक परिसंचरण तंत्र का प्रकार होता है खुला परिसंचरण तंत्र, खुला परिसंचरण तंत्र, और दूसरा जो हमारा परिसंचरण तंत्र का प्रकार होगा वो होगा बंद परिसंचरण तंत्र। ठीक, अब ये 2 शब्द आप लोगों को याद रखने होंगे, खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र। प्रश्न हमारा यहाँ से इस तरह से बनकर के आता है कि वह कौन से ऐसे जीव हैं जिनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, और वह कौन से ऐसे जीव हैं जिनमें बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अभी हाल ही की परीक्षाओं में इन दोनों प्रश्नों को परीक्षा में देखा गया। अर्थात खुला परिसंचरण तंत्र से रिलेटेड कांकरोच को लिया जाता है, और ये कांकरोच वाला क्वेश्चन अधिकांशतः हमारी परीक्षाओं में मिलता है। कांकरोच
आर्थ्रोपोडा संघ का एक ऐसा जीव है, ठीक, कि जिसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अर्थात ये खुला परिसंचरण तंत्र है क्या? तो जब काकरोच के शरीर में रक्त का परिवहन या रक्त का परिसंचरण उसके शरीर में खुले एवं स्वतंत्र रूप से होता है, तब उस परिवहन रचना को खुला परिसंचरण तंत्र के नाम से जानते हैं। अर्थात इसके शरीर में ना तो नलिकाओं की आवश्यकता होती है, धमनी, शिरा, केशिका, इनकी आवश्यकता नहीं होती है। इसके पूरे शरीर में खुले में स्वतंत्र रूप से रक्त प्रवाहित होता है, इसलिए इस सिस्टम को हम खुला परिसंचरण तंत्र कहते हैं। और अब आते हैं हम इस बंद परिसंचरण तंत्र में। अर्थात बंद परिसंचरण तंत्र वह तंत्र होता है जिसमें रक्त बंद वाहिनियों के माध्यम से, और बंद वाहिनी हमारी कौन सी होती हैं? धमनी, शिरा, केशिका, जो कि एक विकसित परिवहन प्रणाली तंत्र का भाग कहलाती हैं। इसीलिए हम बंद परिसंचरण तंत्र को ही वास्तव में विकसित परिवहन प्रणाली कहते हैं, और खुला परिसंचरण तंत्र हमारा विकसित परिवहन प्रणाली नहीं है, क्योंकि उसमें धमनी, शिरा, केशिका नहीं है। अतः उस जीव में जो हमारे शरीर में रक्त पाया जाता है वह रक्त भी नहीं है, क्योंकि उसका जो रक्त होता है उसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, इसलिए उसका जो रक्त है वो सफ़ेद होता है। अतः काकरोच को सफ़ेद रक्त प्राणी के नाम से भी जाना जाता है। और जो हमारा बंद परिवहन तंत्र है, यह परिवहन तंत्र हमारा एक विकसित प्रणाली का भाग है, जो अधिकांशतः समस्त स्तनधारी जीवों में देखने को मिलता है। इसलिए इसका जो बंद परिसंचरण तंत्र का उदाहरण होगा, इसका पहला उदाहरण होगा मनुष्य। ठीक, इसके साथ साथ मनुष्य के अलावा हम दूसरा एग्जाम्पल से भी ढूंढते हैं कि बंद परिसंचरण तंत्र और किस जीव में पाया जाता है, तो उस जीव का हमारा नाम होगा मछली। मछली के अलावा किस जीव में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो उस जीव का नाम होगा मेढक। मेढक के अलावा अन्य किस जीव में बंद परिसंचरण पाया जाता है, तो उसका नाम है केंचुआ। ठीक, अब यहाँ से 4 प्रकार के प्रश्न हमारे बनते हैं। इसे जानने के लिए हमें केंचुए को भी ध्यान रखना होगा। केंचुए में बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, मेढक में बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, मछली में बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, और मनुष्य में तो बंद प्रकार का ही परिसंचरण होता है। ठीक, तो इस प्रकार से हमारे परिसंचरण तंत्र के मुख्यतः 2 प्रकार ही माने जाते हैं, खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र। अब हम इसके साथ चलते हैं इसके अवयव पर, कि जो परिसंचरण तंत्र है हमारा, ये सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये पूरा का पूरा सिस्टम हमारा कितने अवयवों से मिलकर के बना हुआ है, या फिर इस सिस्टम में मूलभूत कौन कौन से घटक होते हैं जिसके माध्यम से ये पूरी हमारी क्रिया प्रणाली संचालित होती है। तो इस क्रिया प्रणाली को संचालित करने के लिए हमारे जो मुख्य भाग माने गए हैं वो हैं, सबसे पहले भाग हमारा ये आता है हृदय। पहला भाग हमारा है हृदय, और दूसरा भाग है हमारी रक्त वाहिनियां, और तीसरा भाग है हमारा रक्त। जैसे कि संक्षिप्त में आप थोड़ा सा रक्त वाहिनियों के बारे में भी जान लीजिए, रक्त के बारे में भी जान लीजिए। बाकी इसका जो विस्तृत वर्णन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा ब्लड सिस्टम के माध्यम से दूंगा, क्योंकि ये है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और वो अकेले ही आपको दिया जाएगा ब्लड सिस्टम। रक्त का अध्ययन जो है वो पूरी तरह से आप लोगों को अलग से पढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारा वर्णन दिया है। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर जो अवयव की बात हमने की है, उस अवयव में से सबसे पहला हमारा है हृदय, जो आपको प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर दिख रहा होगा। तो हमें सबसे जो मुख्य अवयव या घटक को पढ़ना है वही यहाँ पर आपको बोर्ड में एक्सप्लेन किया गया है, दिखाया गया है।
इसे देख करके आपको कठिनता महसूस नहीं करनी होगी, क्योंकि ये जितना दिख रहा है उतना है नहीं है। लेकिन इससे जो प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो हर एक जो आपको ये नामांकन दिख रहा है, प्रत्येक नामांकन से प्रश्न परीक्षाओं में आज एनालिसिस किया जा चुका है। कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है कि जो इसके चारों तरफ इर्द गिर्द चक्कर नहीं काट रहा हो। इसलिए हमें मूल फोकस तो करना है हृदय पर, हार्ट पर, लेकिन ये जो सिस्टम होता है हमारा पूरा 3 अवयवों से मिलकर बना है, जिसका नाम है हृदय, रक्त वाहिनियाँ और रक्त। अतः रक्त वाहिनियाँ वह वेसल्स होती हैं, नलिकाएं होती हैं, प्रवाहिकाएं होती हैं जो हमारे शरीर में रक्त को ठीक चारों तरफ भेजने का काम तथा रक्त को समेट कर हृदय तक पहुंचाने का काम करती हैं, जिन्हें मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहली रक्त वाहिनी हमारी होती है धमनी, जिसे बोलते हैं आर्टरी, और दूसरी रक्त वाहिनी होती है सिरा अर्थात वेन्स, और तीसरी जो रक्त वाहिनी होती है उसे हम कहते हैं ब्लड कैपिलरीज या केशिका। केशिका एक ऐसी रक्त वाहिका है, रक्त प्रवाहिका है, रक्त वाहिनी है, जिसे हम सबसे छोटी रक्त वाहिनी के नाम से जानते हैं। ये प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि सबसे छोटी रक्त प्रवाहिका को किस नाम से जानते हैं, तो ब्लड कैपिलरीज अर्थात केशिका। केशिका का मुख्य कार्य क्या होता है, तो धमनी और सिरा इन दोनों के बीच में मध्यस्थता का कार्य करना, क्योंकि धमनी के द्वारा प्राप्त भोज्य पदार्थों को ऊतकों तथा कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य एवं ऊतकों तथा कोशिकाओं के चारों ओर उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को समेट कर सिरा तक पहुंचाने का कार्य मुख्य होता है किसका, केशिका का। इसके पश्चात हमारी जो वेन्स यानी सिराएं होती हैं वह अशुद्ध रक्त यानी हमारे हृदय को पहुंचाती हैं। ठीक, इसलिए अब देखिए यहाँ पर जो तीसरा घटक है इसका है वो है रक्त। परिसंचरण तंत्र के लिए हमें रक्त घटक की भी अत्यंत आवश्यकता है। बिना रक्त के परिसंचरण किससे होगा? अगर हृदय है, रक्त वाहिनियां हैं, ठीक, और रक्त नहीं है तो अकेले हृदय क्या करेगा, अकेले रक्त वाहिनियां क्या करेंगी जब उसमें तरल ही नहीं है किसी प्रकार का, तो वो हमारी जो धमनियां हैं, वेसल्स हैं, वो चिपक जाएंगी, हृदय हमारा कार्य नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पे तीनों का होना अत्यंत आवश्यक है। इन तीनों के बिना परिसंचरण तंत्र की प्रणाली हमारी, ठीक है, संचालित नहीं होती है। इसलिए रक्त को जानते हैं कि रक्त क्या है, तो रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि रक्त एक है, तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, या रक्त एक क्षारीय पदार्थ है जिसका पीएच मान 7.4 होता है। अधिकांशतः रक्त से हमारे ये 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बाकी इसका डिटेल्स में अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको ठीक पहुंचा दूंगा। तो देखते हैं, पहले पार्ट्स में हम आ जाते हैं। अवयव में से हमारा जो पहला मूल अवयव है हृदय। अब हृदय की इस कार्य प्रणाली को, कार्य विधि को जानने के लिए आपको बार बार चित्र की ओर निहारना पड़ेगा, घूरना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि इसमें कहाँ मेरी कौन सी कलम चलने वाली है और कौन सा इसमें आपको जो कलर दिख रहा है, चित्र दिख रहा है, कहाँ कौन सा इसका जो नामांकन किया गया है वो क्या है। ठीक, तो इसे जानने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे हमारे इस हृदय में 4 कक्ष दिखाई दे रहे हैं, जिसे हम दायां आलिंद, दायां निलय, बायां आलिंद, बायां निलय के नाम से जानते हैं। अतः हृदय एक ऐसी रचना है जो बंद मुट्ठी के आकार की, ठीक, हमारे चेस्ट में या सीने में बाएं भाग पर स्थापित है। अतः वह 4 भागों से मिलकर के बनी हुई है, 2 आलिंद और 2 निलय। 2 आलिंद जो आपको दिखाई दे रहे हैं, तो उसमें से एक दाहिना आलिंद होगा और एक बायां आलिंद होगा, एक दाहिना निलय होगा और एक बायां निलय होगा। इसमें से मैंने आपको बतलाया भी था कि जिस तरह से ये आपका चित्र यहाँ पे रखा हुआ है, माना कि मैंने अपनी बॉडी से इस डायग्राम को यहाँ से ऐसे पकड़ते हुए, माना कि रियल में नहीं निकाल रहा हूँ, माना कि मैंने अपने हृदय को ऐसे लिया और ऐसे यहाँ पर चस्पा कर दिया,
और ये जो मैंने चस्पा किया है तो इसमें देखिए दिशा चेंज नहीं हुई होगी। जो मेरी दिशा थी हृदय की कि ये राइट यानी राइट और ये लेफ्ट यानी लेफ्ट, तो ये राइट ये दिख रहा होगा आर, ठीक, और इधर लेफ्ट। तो इसकी दिशा हमें इसी तरह से समझनी होगी कि राइट यानी भाग ये है, दाहिना आलिंद ये होगा और दाहिना निलय ये होगा। ये ऊपर का भाग आलिंद है और नीचे का भाग निलय है। अगर इसमें कंफ्यूज होता है तो आप ध्यान रखिएगा, शब्द याद रखना, आप और आलिंद और आप और ऊपर, यानी ऊपर की ओर वाला जो भाग होता है वो आलिंद, जैसे ऑरिकल कहते हैं। ना फोर निलय और ना फोर नीचे, अर्थात नीचे वाला जो भाग होता है उसे निलय या वेंट्रिकल्स कहते हैं। इसी तरह हमारा लिफ्ट वाले भाग में भी कंडीशंस रहती है कि ये बायां आलिंद बायां निलय। अब देखिए ये जो हृदय है हमारा किस कक्ष में या किस जगह पर रखा हुआ है, तो उस जगह का नाम क्या है, तो हमारा जो चेस्ट है, यही हमारे लंग्स हैं, दोनों लंग्सों के बीच में एक बंद मुट्ठी के आकार की रचना या शंख के आकार की रचना पाई जाती है, जिसे हृदय कहते हैं। इसका मुख्य कार्य है रक्त को पंप करना। हमारे शरीर में समस्त भोज्य पदार्थों के आदान प्रदान के लिए ये रक्त के माध्यम से पूरे शरीर तक पहुंचाने का कार्य करता है, इसलिए इसे हम एक प्रकार का पंप सिस्टम भी कहते हैं। अब देखिएगा इसमें कई तरह से वाल्व रचनाएं दिख रही हैं, 4 भाग दिख रहे हैं। इन 4 भागों में से हमारे ठीक सबसे पहला जो भाग है वो है ऐसे नोड वाला भाग, दाहिना आलिंद, और दाएं आलिंद में ऐसे नोड नामक रचना होती है जिसे साइनो ओरिकुलर नोड कहा जाता है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं ये कि दाहिने आलिंद में ऐसे नोड जिसे साइनो ओरिकुलर नोड अर्थात सिरा आलिंदीय नोड के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर इसके चारों ओर कुछ ऐसी सेल्स पाई जाती हैं कि उन सेल्स में या सिरा आलिंद वाले नोड के चारों ओर जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, उन कोशिकाओं में विद्युतीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। इन्हीं विद्युतीय तरंगों की वजह से हमारे हृदय की धड़कन प्रारंभ होती है। जो आपको नामांकन लिखे हुए हैं अभी कहीं नहीं जाना आपको, केवल इन पर आप थोड़ा सा नज़र डालिएगा कि केवल मैंने दाहिने आलिंद को भी एक्सप्लेन किया है कि दाहिने आलिंद में ऐसे नोड या साइनो ओरिकुलर नोड नामक रचना पाई जाती है, ठीक, जिसके चारों ओर इसमें उपस्थित कोशिकाएं विद्युतीय तरंगें उत्पन्न करती हैं, जिससे हमारा हृदय धड़कने लगता है। अर्थात हमारी हृदय धड़कन का मूल कारण जो होता है वो विद्युतीय तरंगों को माना जाता है, और विद्युतीय तरंगें उत्पन्न होने का मूल कारण किसे माना जाता है, ऐसे नोड को माना जाता है, ठीक। अब हमारे हृदय का कौन सा भाग है जो धड़कने के लिए जिम्मेदार होता है, तो दाहिना आलिंद, अर्थात दाएं आलिंद से ही हमारे हृदय की धड़कन प्रारंभ होती है। अब दाएं निलय से जैसे ही दाएं आलिंद से दाएं निलय की ओर एक विशिष्ट रचना दिख रही होगी जहां पे 3 गोलाकार रचनाएं दिख रही हैं, तो ये 3 गोलाकार रचनाएं किसके लिए जिम्मेदार हैं हमारी बॉडी में, ठीक। बहुत सारी शिराएं हैं, केशिकाएं हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त अर्थात अशुद्ध रक्त को सिमेट कर हृदय तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। अतः उस नलिका को हम इन्फीरियर वेना केवा या पश्चिम महाशिरा के नाम से जानते हैं। मान लीजिए कि हमारा हृदय ये है और हृदय से लेके पैरों तक की लंबाई देखेंगे तो ज़्यादा होगी, और हृदय से लेके मस्तिष्क तक की लंबाई देखेंगे तो कम होगी। इसीलिए छोटी जो रक्त प्रवाहिका है हमारी वो होगी ऊपर और बड़ी रक्त प्रवाहिका होगी नीचे। इसलिए ऐसे हम इन्फीरियर वेना केवा को पश्चिम महाशिरा के नाम से जानते हैं। अब बड़ी रक्त प्रवाहिका ये है, छोटी रक्त प्रवाहिका हमारी ये है, अर्थात इसे हम कहेंगे क्या, वेना केवा है, ठीक। इन्फीरियर वेना केवा, पश्चिम महाशिरा,
सिरा है तो किस प्रकार का रक्त लिए होगी, अशुद्ध रक्त कहाँ से लेकर के आई है, शरीर के समस्त भागों से समेट करके रक्त को हृदय के आलिंद तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। नेक्स्ट, जो ऊपर वाले भाग में दिख रही है आपको, तो इसे बोलते हैं सुपीरियर वेना केवा। देखिए दो चीजों पर ध्यान दीजिएगा। ऊपर की ये जो हमारी मोटी नलिका है, ये नलिका आ रही है, इससे हमारे इधर का जो चारों तरफ का ब्लड्स होता है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त, वो सब सिमट करके कहाँ पहुँचता है, हमारे हृदय के आलिंद वाले भाग में। और उसे पहुँचाने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, तो ये सुपीरियर वेना केवा के माध्यम से रक्त आलिंद में पहुंचता है। और इधर नीचे से ये जो हमारी दिख रही है एक रचना इन्फीरियर वेना केवा, ये इन्फीरियर वेना केवा पश्चिम महाशिरा, ये सीधे रक्त को हमारे पहुंचा करके ठीक कहाँ पर छोड़ती है, आलिंद वाले भाग पर छोड़ती है। जी हाँ दोस्तों, तो क्या बोला था मैंने अभी, सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा। इन्फीरियर वेना केवा हमारे शरीर की सबसे बड़ी महाशिरा कहलाती है और सुपीरियर वेना केवा ये छोटी कहलाती है। ठीक, तो अब देखिए इन दोनों का काम क्या हुआ, हमारे सब शरीर के चारों तरफ बिखरे हुए अशुद्ध रक्त को समेट कर हृदय के दाहिने आलिंद वाले भाग तक पहुंचाना। ठीक, अब दाहिने आलिंद तक ब्लड पहुंच चुका है और वो भी ब्लड कैसा है, अशुद्ध रक्त है, CO2 युक्त रक्त है, यहाँ पर पहुँच चुका है। अब यहाँ से देखिए रक्त प्रवाह करता है आगे के लिए, तो यहाँ पर इसका अवरोधक लगा हुआ है, जिसे हम क्या कहते हैं, वाल्व कहते हैं, कपाट कहते हैं। हमारे हृदय में 4 जगह वाल्व दिखाई दे रहे होंगे आपको। ठीक, एक वाल्व देखिए यहाँ, 3 वाल्व ये रखे हुए हैं, 2 वाल्व ये रखे हुए हैं, एक वाल्व यहाँ दिख रहा है, मैं भी इसको समझाऊंगा आप लोगों को, और अगला वाल्व जो दिख रहा होगा ये दिख रहा है। ठीक, तो पहले वाल्व से हम लेते हैं कि ये है आलिंद और ये है निलय, अर्थात इसे बोलते हैं वेंट्रिकल्स और ये है ऑरिकल। ऑरिकल और वेंट्रिकल्स के बीच में कौन सा वाल्व या कौन सा कपाट पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व या त्रिबलनीय कपाट। त्रिबलनीय क्योंकि 3 बलन पाए जाते हैं यहाँ पे। ठीक, कि इसका रक्त आलिंद से निलय में तो जा सके, लेकिन निलय से पुनः वापस आलिंद में ना जा सके। ठीक, अतः ट्राइकस्पिड वाल्व रचना ये पाई जाती है हमारी कहाँ पर, तो दाहिने आलिंद और दाहिने निलय पर। अब दूसरे तरफ का वाल्व देखिएंगे तो ये बाएं भाग में 2 स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे, ये 2 पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं, अर्थात ये हमारे ढक्कन हैं या वाल्व हैं, कुछ भी कह दीजिए, लिड कह दीजिए या कपाट कह दीजिए या अवरोधक कह दीजिए, कि ये जो है रक्त को इधर से आलिंद से निलय में तो जाने देते हैं, लेकिन निलय से रक्त को पुनः वापस आलिंद में नहीं जाने देते। अतः ये बाएं आलिंद और बाएं निलय के मध्य में पाई जाने वाली कपाटीय रचना को किस नाम से जानते हैं, तो द्विबलनीय कपाट। अर्थात इन्हीं द्विबलनीय कपाट को हम दूसरे नाम से जानते हैं, जैसे मिट्रल वाल्व कहा जाता है। मिट्रल वाल्व, ध्यान रखिएगा, ये भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है कि मिट्रल वाल्व हमारे हृदय के किस भाग में पाए जाते हैं, तो बाएं भाग में पाए जाते हैं। बाएं भाग में पाए जाते हैं तो किस जगह है, तो आपको आंसर वहां पर देना होगा कि बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में पाई जाने वाली कपाटीय रचना को मिट्रल वाल्व या द्विबलनीय कपाट के नाम से जाना जाता है। अब देखिए 2 वाल्व आपको मैंने एक्सप्लेन किए कि दाहिने आलिंद में ट्राइकस्पिड और बाएं भाग में बाइकस्पिड या द्विबलनीय। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स इसे हमें याद रखना है कि द्विबलनीय इस तरफ है कि इस तरफ है, तो आप थोड़ा सा संकेत जानेंगे कि हम जब कभी कहीं लड़ने झगड़ने या घूमने फिरने कहीं जाते हैं, एक दूसरे से खटक हो जाती है, तो उस समय हम एक दूसरे को ललकारते हैं और अपने यहाँ पर हार्ट में हाथ ठोंकते हैं कि आ जाइए अगर हिम्मत हो। तो इस तरफ हमने ठोंक दिया, हम इस तरफ क्यों नहीं ठोंक रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 छिद्र पाए जाते हैं। अगर इधर ठोकेंगे तो वो फट जाएंगे। ठीक, इधर 2 रहते हैं इसलिए इधर ठोंकते हैं।
ठीक। अतः हमें याद चल गया कि यहाँ पर वाल्व छिद्र यानी कम होते हैं बाएं वाले भाग में। क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ प्योर ब्लड पाया जाता है। और इस वाले भाग में हमारे ठीक 3 वाल्व होते हैं, क्योंकि ये अशुद्ध रक्त वाला भाग कहलाता है। ये भाग हो गया पूरा का पूरा अशुद्ध और ये भाग पूरा का पूरा हमारा हो गया शुद्ध। इसलिए दाहिने आलिंद और दाहिने निलय में ट्राइकस्पिड वाल्व, बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में बाइकस्पिड वाल्व। अब चलते हैं हम अगले वाल्व की ओर, अर्थात बाएं निलय से एक रक्त वाहिनी या प्रवाहिका ये जा रही है, दिख रही होगी आपको। ग्रीन कलर से मैंने इसको डिनोट किया है, ये तीर भी लगा दिया है कि दाहिने निलय से जब रक्त इस प्रवाहिका के माध्यम से या ब्लड वेसल्स के माध्यम से ठीक पहुंचता है तो उसे रास्ते में एक अवरोधक मिल जाता है जिसे हम पल्मोनरी वाल्व कहते हैं। अर्थात पल्मोनरी वाल्व या फुफ्फुस ठीक धमनी के नाम से इसे जाना जाता है। हमारी ये जो नलिका है, ये नलिका का नाम है फुफ्फुस धमनी या पल्मोनरी धमनी, जो CO2 युक्त रक्त को लेकर के कहाँ पहुंचाती है? लंग्स के पास पहुंचाती है। ठीक, इस रक्त प्रवाहिका या रक्त वाहिनी का नाम विशेष कर याद रखिएगा। जो ग्रीन रंग से या हरे कलर से ये दिख रही है, इस रक्त वाहिनी को हम पल्मोनरी धमनी के नाम से जानते हैं या इसी को फुफ्फुस धमनी के नाम से जानते हैं। अतः इसी धमनी में एक जगह अवरोधक पाया जाता है, एक वाल्व पाया जाता है जिसे पल्मोनरी वाल्व के नाम से जानते हैं। अब ये पल्मोनरी वाल्व क्यों होता है? इसलिए कि इधर से जब रक्त जाता है तो लंग्स तक पहुंचकर लंग्स से पुनः यानी रिटर्न होकर हमारे हृदय के निलय वाले भाग में ना आने पाए, इसलिए इसे रोकने के लिए इसमें वाल्व पाया जाता है। अब जैसे ही रक्त हमारा पहुंचा लंग्स के पास तो लंग्स ने क्या किया कि इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड थी, अशुद्ध था, उस अशुद्धता को उसने बाहर कर दिया और इसमें मिला करके ऑक्सीजन को समाहित कर दिया। इसलिए अब जब लंग्स से हो करके रक्त हमारा आ रहा है, उसके लिए देखिए ये चित्र मैंने यहाँ पर ऐसा एरो चिन्ह लगा दिया है नीले कलर से, ये आ रहा है। अतः यह ब्लड शुद्ध तो है लेकिन पूरी तरह से प्योर यानी शुद्ध रक्त नहीं है, क्योंकि अभी भी इसमें कुछ अशुद्धताएं मिली हुई हैं, जिसे हमारा जो हृदय है वो डायरेक्ट अपने इस ऑरिकल तक न लेकर के सीधे ट्रांसफर कर देगा किसको? वृक्क को। वो भी मैं भी आप लोगों को बतलाने वाला हूं। पल्मोनरी सिरा, पल्मोनरी सिरा, पल्मोनरी सिरा एक ऐसी रक्त प्रवाहिका है जो O2 युक्त रक्त को ठीक लंग्स से हृदय के एवोर्टा यानी महाधमनी वाले भाग तक पहुंचाने का कार्य करती है। ठीक है, तो महाधमनी भाग तक जब लाती है, अब ये महाधमनी वाला भाग जो है वो एओर्टा क्या कहलाता है? तो हमारे हृदय में पाई जाने वाली सबसे बड़ी रक्त वाहिनी जो होती है या सबसे बड़ी जो धमनी होती है, उस सबसे बड़ी धमनी या आर्टरी का नाम होता है महाधमनी या एओर्टा। इसी महाधमनी के माध्यम से जो O2 युक्त रक्त यहाँ आया है, तो इस O2 युक्त रक्त को हमारी ये महाधमनी भेज देती है। देखिए यहाँ से कहाँ की ओर? किडनी की ओर। ये रक्त आ गया, ऑक्सीजनेटेड रक्त अर्थात O2 युक्त रक्त को ठीक हृदय का जो एओर्टा वाला भाग है वो सीधे इस रक्त को यहाँ से वृक्क तक पहुँचाने का कार्य करता है। और वृक्क हमारा क्या करता है कि इसमें बहुत सारी रचनाएं पाई जाती हैं जिसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन के माध्यम से इसमें पाई जाने वाली अशुद्धियों को वृक्क हमारा फिल्टर करता है, छानता है और छान करके ये उसे पूरी तरह से शुद्ध कर देता है और उस शुद्ध रक्त को पुनः यानी यहाँ से भेजकर एओर्टा वाले भाग तक पहुँचाता है। अब ये जो हमारा वृक्क से होते हुए या नेफ्रॉन से होते हुए या नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलस भाग या बोमन्स संपुट या बोमन्स कैप्सूल से होते हुए जो रक्त आया हुआ है वो रीनल सिरा के माध्यम से आया हुआ है। ठीक, ले जाने वाली ये जो नलिका है रीनल धमनी थी
और जो शुद्ध करके रक्त को एवोर्टा तक पहुंचाने वाली नलिका है वो से किस नाम से जाना जाता है? ठीक, रीनल सिरा के नाम से। अतः कोई भी व्यक्ति अगर प्रश्न पूछता है या किसी बुक्स में भी हमें कन्फ्यूजन होता है तो विशेषकर याद रखना कि जो पूर्ण रूप से प्योर ब्लड होता है वो रीनल सिरा में पाया जाता है, और रीनल सिरा हमारी वृक्क से फिल्ट्रेट करके उस रक्त को हृदय के एवोर्टा वाले भाग तक पहुंचाती है। और ये जो एवोर्टा वाला भाग है तो एवोर्टा वाला भाग ठीक सीधे रक्त को पहुंचाता है हृदय के बाएं हृदय के आलिंद वाले भाग में, और बाएं हृदय के आलिंद वाले भाग में जैसे ही रक्त आता है वो तत्काल ट्रांसफर कर दिया जाता है कहाँ? इस निलय में। और निलय में रक्त जैसे ही पहुंचता है, शुद्ध रक्त आया तो ये रेड कलर से आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे एरो चिन्ह दिख रहा है रेड कलर से, अर्थात यहाँ से जो आलिंद और निलय से रक्त क्रॉस करके निलय में आया तो निलय से रक्त यहाँ से बह करके इसमें इस नलिका के द्वारा जा रहा है। अतः इस नलिका को या ब्लड वेसल्स को किस नाम से जानते हैं? तो ये जो ब्लड वेसल्स है हमारी रेड कलर से दिख रही है, इस वेसल्स को हम सिस्टेमिक महाधमनी के नाम से जानते हैं। सिस्टेमिक महाधमनी, सिस्टेमिक महाधमनी यह एक ऐसी रक्त प्रवाहिका है जो शुद्ध रक्त को हमारे शरीर में चारों तरफ भेजने का काम करती है। अर्थात वह कौन सी ऐसी धमनी है जिसके द्वारा हमारे शरीर के समस्त भागों तक शुद्ध रक्त पहुंचाने का कार्य किया जाता है? तो आपका आंसर होगा सिस्टेमिक महाधमनी। ठीक, वह कौन सी ऐसी महाशिरा है, कौन सी ऐसी महाशिरा है ठीक जो सबसे बड़ी होती है? तो इंफीरियर वेना केवा। वह कौन सी ऐसी ठीक पल्मोनरी धमनी है जो लंग्स तक जाती है? तो उसका नाम क्या है? पल्मोनरी धमनी, फुफ्फुस धमनी। ये लंग्स तक पहुंचती है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को लिए हुई होती है, और लंग्स से पुनः जो रिटर्न हो करके ये आ रही है इसका नाम है पल्मोनरी सिरा। लेकिन मूल हमारा फैक्ट ये पहुंचता है कि बॉडी में रक्त को किसके द्वारा पहुंचाया गया? तो दाहिने निलय से जुड़ी हुई एक रचना होती है जिसे सिस्टेमिक महाधमनी कहते हैं। इस महाधमनी के माध्यम से हमारे संपूर्ण शरीर में शुद्ध रक्त को पहुंचा दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर इसमें भी एक वाल्व पाया गया है। जिस तरह से पल्मोनरी धमनी में एक वाल्व पाया गया था जिसे पल्मोनरी वाल्व कहा गया, ठीक इसी तरह से हमारी इस धमनी में, सिस्टेमिक धमनी में भी एक वाल्व पाया गया है जिसे अर्धचंद्राकार कपाट या एवोर्टिक वाल्व के नाम से जानते हैं। अतः अब हमारे जो वाल्व की रचनाएं हैं वो चार हो गई: ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व, ठीक, पल्मोनरी वाल्व और एवोर्टिक वाल्व। एवोर्टिक वाल्व मतलब कहाँ पर पाया गया? तो ये धमनी का वाल्व कहलाता है। धमनियों में, ठीक, अर्थात राइट वो बाएं निलय से जो आने वाली धमनी होती है उसमें एक वाल्व पाया जाता है जिसे एवोर्टिक वाल्व के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसी तरह हमारी इस ब्लड वेसल्स में एक पाया गया था जिसे पल्मोनरी वाल्व कहा गया था, और बाकी दो वाल्व तो हमारे हृदय के धुरंधर हैं ही। इसमें एक शब्द और भी अभी शेष बचा हुआ है नीचे, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने ये लिख दिया है कोरोनरी धमनी। हमारे हृदय की वह कौन सी ऐसी धमनी है कि जिसके ठीक रूप से कार्य न कर पाने के कारण ठीक व्यक्ति हार्ट अटैक का शिकार हो जाता है। अर्थात जब हमारी ऐसी स्थिति होती है कि कोरोनरी धमनी ठीक से कार्य नहीं कर पाती तो उस समय व्यक्ति हार्ट अटैक की समस्या में आ जाता है। अतः हार्ट अटैक से बचने के लिए ठीक कोरोनरी धमनी का ठीक रूप से कार्य करना जरूरी होता है। ठीक, तो हृदय के चारों ओर एक प्रश्न और भी बनेगा कि हमारे हृदय के चारों ओर हृदय से हृदय को रक्त पहुंचाने वाली नलिका को किस नाम से जाना जाता है? तो उस कंडीशंस में हमें नाम देना होगा किसका? कोरोनरी धमनी का। हृदय से हृदय को रक्त पहुंचाने वाली रक्त प्रवाहिका कोरोनरी धमनी के नाम से जानी जाती है। ठीक, हृदय की सबसे जो ये बाहरी दीवार है, ये बाहर से आपको दिख रहा होगा, इस आवरण को किस नाम से जानते हैं? तो इसके चारों तरफ एक कैविटी पाई जाती है और उस कैविटी का नाम क्या होगा?
हृदय के चारों ओर जो हमारी कैविटी पाई जाती है उसे पेरिकार्डियम कैविटी के नाम से जाना जाता है। क्या नाम है इसका? पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम कैविटी। पेरिकार्डियम यानी कैविटी यानी गुहा। पेरिकार्डियम नामक एक कैविटी होती है जिसमें हमारा हृदय स्थापित होता है, और इस कैविटी के बाद हमारा जो ये हृदय रखा हुआ है, तो इस हृदय में एक पतली आवरण, पतली पट्टिका मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहते हैं। और इसी पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन के अंदर एक तरल यानी फ्लूइड भरा होता है जिसे पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। इस पेरिकार्डियल फ्लूइड्स की मूल विशेषता ये होती है कि ये हमारे हृदय को बाह्य आघातों से बचाने का कार्य करता है। चोट, धक्का, आघात, इन सब चीज़ों से हमारी जो सेफ्टी करता है, उस सेफ्टी नामक पदार्थ का नाम है पेरिकार्डियल फ्लूइड। अर्थात पेरिकार्डियल फ्लूइड या पेरिकार्डियल तरल के माध्यम से हमारे इस हृदय को सुरक्षा प्रदान की जाती है। सो गाइस, आपको मेरे द्वारा जो एक्सप्लेन किया गया, ठीक, मैं आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। ठीक, यदि आपको कहीं कोई किसी विशेष प्रकार की कन्फ्यूजन्स वाले पॉइंट्स मिलते हैं तो आप अपने ही चैनल पर कमेंट्स करके अपने विचार दे सकते हैं। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद जो आप लोगों ने मुझे सुना और मेरे इस लेक्चर्स को समझने का प्रयास किया। अब इसके आगे की जो प्रोसेस है वो मैं आपको अगले वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में, ठीक, इसी से जोड़ते हुए संयुक्त करके इसी चैप्टर से इसी खंड को आगे बढ़ाते हुए, ठीक, पढ़ाने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। और हाँ, एक अंतिम संदेश और आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जितने लोग भी इस वीडियो को, ठीक, देख रहे हों, वो सभी से अनुरोध है कि आप सभी उस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें। इसी के साथ आज की ये क्लास या आज का ये जो सेशंस है सर्कुलेटरी सिस्टम्स का, मैं यहीं पर स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक्स।